हेलो एवरीवन। सो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 2 का दो वीडियो हमने कवर कर रखा है। जो इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक्स पढ़ा, सेकंड पार्ट में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा, अब थर्ड पार्ट में हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो इसमें क्या क्या था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या आया कि जिस तरह से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म आए थे उसी तरह से इंडस्ट्रीज में भी रिफॉर्म का जरूरत था। क्यों जरूरत था? अब जैसे इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये काफी जरूरी हो जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना यहाँ पे लगाना और उसे स्टैब्लिश करना, ठीक है, और उसका ग्रोथ भी यहाँ पे करना। क्यों? क्योंकि अब हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। ड्यूरिंग 1950 टू 1990 कुछ पॉलिसीज इंडस्ट्रीज में अपनाई गई। क्यों अपनाई गई? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि इंडस्ट्री जो था इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ही कम था। मात्र दो ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो पूरे कंट्रीज में वेल मैनेज्ड इंडस्ट्रीज थे। वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थे। एक जो था वो जमशेदपुर में था और दूसरा जो था वो कोलकाता में था, ठीक है। इतने कम इंडस्ट्रीज थे, दो ही इंडस्ट्रीज वेल मैनेज्ड। ऐसे तो और भी इंडस्ट्रीज थे, जैसे कॉटन टेक्सटाइल हो गया, कॉटन इंडस्ट्रीज हो गया था, जूट इंडस्ट्रीज हो गया, है ना, फिर पेपर इंडस्ट्रीज हो गया, तो थे इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री हो गया, तो इंडस्ट्रीज थे, लेकिन वेल मैनेज्ड दो ही थे। इसीलिए और भी जरूरी हो गया कि हमारे कंट्री में अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रियल बेस को वैरायटी के साथ यहाँ पे स्टैब्लिश करना। इसका नीड क्या था, जरूरत क्या था? सबसे पहला तो अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना, है ना। हमें अपने इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना था। हमें दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना था कि दूसरे से हमेशा इंपोर्ट करें हम लोग प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं हमें करना था। हमें अपनी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना था, आत्मनिर्भर बनाना था। नेक्स्ट है बैलेंस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में तीन सेक्टर्स हो जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के टाइम या उससे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा यहाँ पे कवर कर रहा था एरिया, लेकिन उसका कोई हमारा अल्टीमेट रिजल्ट नहीं निकल रहा था, है ना। वो ग्रोथ की तरफ मूव नहीं कर रहा था। और इंडस्ट्रियल सेक्टर नेग्लिजिबल ही थे, सर्विस सेक्टर भी बहुत कम था। इसीलिए बैलेंस्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ध्यान देना जरूरी था। नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडिया भी इंडिपेंडेंट ही हुआ था, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए भी इंडस्ट्रियल बेस को सेटअप करना जरूरी था। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। हमें अपने इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को बढ़ाना था, जीडीपी बढ़ाना था। इसके वजह से हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में इम्पोर्टेंट हमें रिफॉर्म्स लाने जरूरी थे, ठीक है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अपने इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जैसे क्या हो गया, रोडवेज, फ्लाईओवर्स हो गए, है ना, स्कूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, इन सभी को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियल बेस का होना जरूरी था। आगे देखते हैं हम लोग कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि आखिर पब्लिक सेक्टर, अब देखो यहाँ पे था क्या कि प्राइवेट सेक्टर बहुत कम थे, तो पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अब आया। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो हो गई, गवर्नमेंट सेक्टर जो हो गया, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हो गई, वो क्या क्या किस तरह की इंडस्ट्रीज सेटअप कर रही थी। सबसे पहला था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। हमें हमारा इकोनॉमी अभी ताजा ताजा भी मिला है इंडिपेंडेंस के बाद। हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे ऑब्वियसली, और इसमें अगर हम प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरीके से अगर छूट दे दें या फिर फॉरेन सेक्टर्स को अगर हम लोग इनवाइट करें, फिर से पुराना ही हाल हो जाएगा, पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई नहीं सोचेगा। गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटरफेरेंस जरूरी था इनिशियल, कि सोशल वेलफेयर हमें मेंटेन करना था। नेक्स्ट था कि शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल का शॉर्टेज था, कुछ एक ही लोग थे, है ना, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, तो उन्हीं लोगों के पास पैसे ज्यादा थे और वो लोग कुछ इंडस्ट्री सेटअप किए हुए थे और उसे मेंटेन कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। और बाकी लोग, बहुत लोग के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन इंडस्ट्रीज उन्हें सेटअप करना था। शॉर्टेज था कैपिटल का, इसलिए भी प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे की कमी थी, इसके लिए भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पे जरूरी हो गया था। नेक्स्ट था कि लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास इंसेंटिव्स की भी कमी थी। क्यों इंसेंटिव्स यहाँ पे, किस तरीके से? जो प्रोडक्ट का डिमांड था, इंडस्ट्रियल गुड्स का जो डिमांड था हमारे कंट्री में, वो बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही कम था, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री अभी हमारा जो कंट्री है वो अभी इंडिपेंडेंट हुआ है। इंडिपेंडेंट हुआ और वहाँ पे पॉवर्टी भी था हमारे कंट्री में,
है ना। पॉवर्टी के साथ साथ बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर उसके बाद इसके वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी कम था। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होने की वजह से लिमिटेड डिमांड था प्रोडक्ट्स का, इसीलिए वो ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व और वो इंथुजियास्टिक एनर्जेटिक नहीं दिख रहे थे इन सभी में कि इंडस्ट्रीज उन्हें सेटअप करना चाहिए। सो लास्ट ऑप्शन यही आ जाता है कि गवर्नमेंट को फिर सभी कार्यभार अपने हाथों में लेना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट को अब खुद एक्शन में आना पड़ेगा कि अब इन सभी से कुछ अगर नहीं हो रहा है लेकिन ग्रोथ तो करना है तो हमें फिर इंक्लूड होना पड़ेगा। सो उसके लिए आगे आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जो कि स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था हमारा कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुआ था, तो हमारा एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया 1948 में, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने लगे, पॉलिटिकल चेंजेस भी बहुत सारे होने लगे, तो इसलिए वो हमारा सक्सेसफुल आगे नहीं हो पाया। फिर नया इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पे दिया गया 30 अप्रैल 1956 को सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया इंडिया के द्वारा। अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में आखिर था क्या? इसमें देखो, एक इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में उसको समझेंगे। किया क्या गया कि हमारे इंडस्ट्रीज को 3 तरह के कैटेगरीज में बांट दिया गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में क्या था कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज को रखा गया जो कि टोटली ओन्ड बाय स्टेट होगा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा वो पूरी तरीके से ओन होगा, उसमें कोई भी प्राइवेट को इंटरफेयर करने का कोई मौका यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, प्राइवेट को अलाउ ही नहीं किया जा रहा है उस इंडस्ट्रीज में। तो कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें सोलली वो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली कि इसका पूरा का पूरा काम हम लोग करेंगे, है ना, इसको ओन किया जाएगा स्टेट के द्वारा। सेकेंड था बी। तो शेड्यूल बी में क्या था? शेड्यूल बी में दोनों यहाँ पे आया, कुछ 12 इंडस्ट्रीज को इसमें रखा गया जिसमें स्टेट और यहाँ पे जो प्राइवेट थे दोनों को मिक्स किया गया कि स्टेट और प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल्स, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बस एज अ हेल्पिंग हैंड रखा गया था, है ना। उसमें मेजरली वहां पे भी काम गवर्नमेंट ही कर रही थी। और शेड्यूल सी जो था, तो इन दोनों सेक्टर में जो बच गया, शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में जो बच गया वो शेड्यूल सी में डाल दिया गया, और वो टोटली प्राइवेट यहाँ पे ओन कर सकते थे, लेकिन उन पे भी यहाँ पे क्या किया गया, लाइसेंसिंग सिस्टम अप्लाई किया गया था। डिटेल में अब देखते हैं जैसे शेड्यूल ए में क्या क्या हुआ। शेड्यूल ए में मैंने बताया क्या कि 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया था शेड्यूल ए में, और जो कि टोटली गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जा रहे थे, है ना, टोटली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ ओन किए जा रहे थे, इसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस नहीं था। 17 इंडस्ट्रीज थे। तो जैसे कुछ का नाम यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है पूरे इंडस्ट्रीज का। एटॉमिक एनर्जी, हैवी प्लांट एंड मशीनरी, heavy casting and forging of iron and steel required for basic industries, heavy electrical plants, coal and lignite, mineral oil, mining of iron ore, manganese ore, gypsum, sulfur, gold and diamond, mineral for atomic energy, mining and processing copper, aircraft, air transport, railway transport, shipbuilding, phones and telephone केबल्स, ये सभी 17 इंडस्ट्रीज को सोलली रखा गया गवर्नमेंट के अंडर, है ना, कि इसमें कोई भी बाहरी का या प्राइवेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। फिर शेड्यूल में दोनों को मिक्स किया गया, लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया कि प्राइवेट का सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग हैंड ही था, है ना, सपोर्टिव था, उसमें कोई डिसीजन मेकिंग उनका नहीं था। इसमें आ गया 12 इंडस्ट्रीज इसमें आई। तो इसमें कुछ इंडस्ट्रीज का आपको मेंशन किया गया है, ऑल मिनरल्स एक्सेप्ट माइनर मिनरल्स, एल्युमिनियम एंड अदर नॉन फेरस मेटल, नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल ए, जो शेड्यूल ए में नहीं था। देखो, इतना हर एक चीज को याद करने का जरूरत नहीं है, बस आपको बताया गया है जानकारी के लिए, मेनली आपको ऊपर का ही है कि इसमें कौन थे। तो 12 इंडस्ट्रीज थे, इसमें गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट थे, इतना याद रखना है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट थे, 12 इंडस्ट्रीज में रखा गया था रिजर्व। ये 12 का नाम याद करना ये कोई जरूरी नहीं। मैंने बस इसको मेंशन किया है कि आपका जानकारी बढ़े, इसके लिए नॉलेज के पर्पज से नोट्स में ऐड किया गया है इसको। और शेड्यूल सी का तो हमने बात किया है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस थे, इसमें जो शेड्यूल ए में नहीं आया, शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में नहीं आया, वो शेड्यूल सी के कैटेगरी में डाल दिया गया था, लेकिन ये इसको लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था। इसमें आ गया आपका कि लाइसेंसिंग सिस्टम इसके लिए जरूरी था, है ना। क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया क्या क्या था।
तो शेड्यूल सी का हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर जो हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे छूट तो दे दिया गया कि जो शेड्यूल ए और शेड्यूल बी में नहीं आएगा, तो जो बच गया उसमें प्राइवेट सेक्टर को पूरा छूट है कि वो क्या कर सकते हैं, उसमें डील कर सकते हैं उस प्रोडक्ट्स में। लेकिन यहाँ पे बात आया क्या कि ये पूरी तरह से लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाने वाला था। किस किस चीज के लिए लाइसेंसिंग था ये हम लोग देखते हैं। सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आया। सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग तीन चीजों के लिए था। सबसे पहला, जो प्राइवेट सेक्टर को अगर नए फर्म्स, नए इंडस्ट्री सेटअप करने हैं तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, जो उनके पास पहले से है उसको एक्सपैंड करना है, यानी कि ब्रांचेस अगर बढ़ाना है सो उसके लिए भी उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स अगर वो डील करना चाह रहे हैं उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी जगह जगह पे लाइसेंसिंग सिस्टम को यहाँ पे भर दिया गया। So according to industrial licensing, no new industry was allowed unless a license is obtained from the government. So कोई इंडस्ट्रीज, नई इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती थी जब तक गवर्नमेंट से वो परमिशन नहीं लेते हैं, यानी लाइसेंस नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, it was easier to obtain license if the industrial unit was established in economically backward areas. तो अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में अगर होगा तो फिर क्या होगा कि तभी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरवाइज उसका, एक सेकेंड। सो इसमें हम लोग देख रहे थे क्या कि जो भी इंडस्ट्रीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में ओपन की जाएगी उनको आसानी से लाइसेंस मिल जा रहा था, और उनके लिए कंसेशंस भी था। किस किस चीज़ों में कंसेशन था, जैसे टैक्स बेनिफिट था, इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर टैरिफ था। द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनका भी प्रमोशन हो, उनका भी ग्रोथ हो, इसके लिए ये पॉलिसी अपनाई गई। फिर उसके बाद लाइसेंस वाज नीडेड इवन इफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट्स टू एक्सपैंड आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट। ये तो हमने ऊपर देख ही लिया, ये तीन चीज के लिए लाइसेंस का जरूरी था। उसके बाद आया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, तो इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, दैट इज आल्सो नोन एज कार्व कमिटी, रिकॉग्नाइज्ड the possibility of using small scale industries to promote rural development. A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed from rupee 5 lakh in 1950 to rupee 1 crore. Right now it is 1 crore. ठीक है। सो अब इसमें क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आप ये समझो, ये तो थ्योरी का बात था। अब इसमें आप समझो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इन्होंने सोचा, हमारे गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर रूरल एरियाज का अच्छे से डेवलपमेंट करना है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना पड़ेगा, उन्हें बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है। सो उसके लिए अब पहला क्राइटेरिया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफाइन कैसे किया जाएगा, कि कौन होंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो बोला गया कि जिसका भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5 लाख तक होगा, 1950 में ये बोला गया कि 5 लाख तक जिसका भी इन्वेस्टमेंट होगा एसेट्स में, है ना, सो उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। और आज के डेट में 1 करोड़ तक मैक्सिमम उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर होता है सो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है। सो पहला तो ये क्राइटेरिया रखा गया, और इसलिए रखा गया कि रूरल डेवलपमेंट हो, तो रूरल एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी सेटअप किया जा सके। क्यों, इसका फायदा क्या था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर वो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगेंगे तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म, ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को बड़े फर्म से प्रोटेक्ट करने का भी जरूरत था, इसीलिए इसको इस कैटेगरी में डाला गया। इसमें यह था कि रिजर्व कर दिया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट रिजर्व कर दिए गए, कि ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही इसे बना सकती है, इसका बिजनेस वही कर सकती है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उसका बिजनेस नहीं कर सकती है। सो रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स था, गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वेरियस कंसेशन, बहुत सारे कंसेशंस भी इन्हें दिए गए। तो जैसे लोअर एक्साइज ड्यूटी, बैंक लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, बैंक लोन इसे लोअर इंटरेस्ट रेट पे इन्हें मिल जा रहा था। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए कुछ ये टॉपिक्स थे, ये पॉइंट्स और पॉलिसीज अपनाए गए। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉरेन ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं ये तो आप जानते हो, जब भी ट्रेड हो रहा है विथ
आवर कंट्री एंड दी अदर कंट्रीज। तो दो या दो से ज्यादा जो कंट्री हो रहे हैं उसके बीच में जो ट्रेड चल रहा है सो उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। सो इंडिया के बारे में, फॉरेन ट्रेड के बारे में तो आप बहुत जान चुके हो, है ना। फर्स्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ लिया है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो थे वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते थे इंडिया, और कॉलोनियल पीरियड में क्या हो गया था ये भी आपने देख लिया। सो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ब्रिटेन held a monopoly over India's import and export. So ये तो आपने देखा था फर्स्ट चैप्टर में। However, in 1950, India entered into a planned development era. At that time, import substitution was major part of trade and industrial policy of India. In 1950, India's portion of trade was 1.7% in the total world trade. तो वो ये आपको कुछ डेटा दे रखा है कि टोटल वर्ल्ड ट्रेड में 1950 का रिपोर्ट है कि 1.7% पूरे वर्ल्ड ट्रेड का वो किसका था, वो पोर्शन इंडिया का था। और इसमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एक पॉलिसी लाई गई। सो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन आखिर क्या होता है? सो इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाया कि हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करना है, कि जो हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं सामान, इंपोर्ट करवाते हैं, तो अब अपने ही कंट्री में उसे क्या किया जाए, बनाया जाए। सो इंपोर्ट को रिप्लेस किया जाए डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, कि जो भी प्रोडक्ट हम बाहर से हमें मंगवाना पड़ रहा है वो खुद ही क्यों ना अपने कंट्री में बनाया जाए। सो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का एक पॉलिसी यहाँ पे अपनाया गया। और हमारा कंट्री जो था वो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी यानी कि हम यहाँ पे हमें बाहर की कंट्रीज को यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने अंदर के एरियाज को बूस्ट करने पे काम कर रहे थे। सो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, बाहर की चीजों को रोका जा रहा था कि बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन कंपनीज थे, वो हमारे कंट्री में ना आए। ठीक है, इसके लिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन यहाँ पे लगाया गया। और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का ये भी हमारा मेन एम था कि हमारा कंट्री सेल्फ रिलायंट हो पाए, है ना। खुद से वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो सेल्फ रिलायंट होंगे, कि हमें दूसरों पे निर्भर ना होना पड़े, कि बाहर से सामान मंगवाना पड़े। For example, instead of importing machine from foreign countries, India has encouraged its domestic industries to produce these machines in a country itself. Therefore, it can be said that basic motive of import substitution was the protection of domestic industry from foreign competition. और ये बोला जाता है कि मेन एम जो था ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का, कि फॉरेन कंपटीशन से हमारे इंडस्ट्रीज को बचाना। हमारे इंडस्ट्रीज को बचाना किस चीज से? फॉरेन कंपटीशन से, कि फॉरेनर अगर आ जाएंगे, है ना, या फॉरेन के प्रोडक्ट्स को अगर हम ले आएंगे अपने कंट्री में, सो लोग क्या करेंगे, बाहर वाला प्रोडक्ट ज्यादा परचेस करने लगेंगे। क्योंकि हमारा इकोनॉमी तो अभी डेवलप हुआ है, तो नए नए तरह के प्रोडक्ट अभी बन रहे हैं, और शुरुआती दौर पे हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा एज कम्पेयर टू द ब्रांडेड और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। सो इसीलिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का पॉलिसी लाया गया। इसका दो ऑब्जेक्टिव था, टू अचीव सेल्फ रिलायंस, पहला सेल्फ रिलायंस, है ना, कि आत्मनिर्भर होना, और दूसरा था सेविंग ऑफ प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को बचाना। फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं? फॉरेन करेंसीज को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। जनरली फॉरेन करेंसीज हो गया, गोल्ड हो गया, बुलियंस हो गया, इन सभी को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहा जाता है। सो अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा ना, अब पेमेंट करेंगे तो डॉलर में हमें पेमेंट करना पड़ेगा, गोल्ड में पेमेंट करना पड़ेगा। सो हमारे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज चला जाएगा दूसरे कंट्री में। सो फॉरेन एक्सचेंज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, इसीलिए इसे बचाना चाहिए, इसे बचाना था हमें, है ना, इसीलिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी लाई गई। अब और क्या था इसमें, कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट थ्रू टैरिफ एंड कोटाज। सो इंपोर्ट से बचने के लिए कुछ पॉलिसीज यहाँ पे अपनाई गई जो टैरिफ और कोटा की थी। तो टैरिफ क्या हो गया? तो दीज आर टैक्सेस लिवाइड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। सो टैरिफ किसे कहते हैं? इम्पोर्टेड गुड, जो हम सामान को मंगवा रहे थे, बाहर से मंगवा रहे थे लोग, ठीक है। सो वो क्या हो गया कि उस पर हैवी टैक्स लगाया गया, है ना, कि जो भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होंगे उस पर टैक्स लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो गवर्नमेंट का एम ये था कि अगर वो प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी तो लोग इम्पोर्ट नहीं करेंगे, कि उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दो। अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो अगर ये मान लेते हैं 100 रुपये का है, तो 100 रुपये का है, अगर हम इसे इम्पोर्ट कर रहे हैं 100 रुपये में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग यहाँ पे परचेज कर लेंगे। अगर इसी पे फिर टैक्स लगा दिया गया, मान लेते हैं 40 रुपये का टैक्स ही लगा दिया गया इस पे, तो अब 100 रुपये प्लस 40 रुपीज़, तो 140 रुपये का वे प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जो बहुत ही ज़्यादा इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वही सिर्फ अफोर्ड कर पाते हैं, अदरवाइज आम जनता इसको अफोर्ड नहीं कर पाती। तो इसी के लिए
टैरिफ लगाया गया कि इंपोर्टेड गुड्स हमारे कंट्री में ना आए, फिर से वो पुराना सिचुएशन ना बने जो ब्रिटिशर टाइम में बना। नेक्स्ट कोटा, तो कोटा क्या हुआ, नॉन टैरिफ बैरियर हुआ, यानी कि नंबर फिक्स कर दिया गया, तो imposed by government on the number of imports and export, कि इतना ही अमाउंट हो सकता है यहाँ पे इंपोर्ट किया जा सकता है, इतना ही प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जा सकता है, इतने क्वांटिटी में इंपोर्ट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा अगर होगा तो इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल कि लिमिट लगा दिया एक प्रोडक्ट पे 100 से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट हो गया एक तो, हेंस द टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स and fixing quotas help domestic industries in restricting the import level and removing the fear of competition from foreign market, which ultimately encouraged them in expanding their business. So starting में तो इसका काफ़ी फायदा हुआ कि फॉरेन कंपटीशन से हम लोग बचे, है ना, और हमारा जो कंट्री था वो सेल्फ रिलायंट की तरफ मूव तो करने लगा था और कंपटीशन का अब डर नहीं था, तो लोग एक्सपैंड भी कर रहे थे अपना बिजनेस जो था, लेकिन पूरी तरह से वो सक्सेस नहीं हुआ, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, रीजन फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसका रीजन तो हम लोग देख ही चुके हैं ना। वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज दैट वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया are not in a position to compete against more developed countries and goods produced by them. However, the protection of industries in these countries from foreign products, they will be in position to compete with them in the due course of time. So ये देखा गया कि हो सकता है फ्यूचर में आगे हम compete कर पाएं, लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज में, अभी जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा अभी चलना ही सीखा है, उसका डायरेक्ट कंपटीशन अगर हम लोग किसी अच्छे बड़े जो अच्छा खासा चलता है दौड़ता है उस बच्चे से अगर करवाए, सो वो हार जाएगा, ऑब्वियसली हार जाएगा। तो अभी ये बच्चा भी बड़ा हुआ है, अभी से ठीक से चलना भी नहीं आया है, सो चलना सीखे, है ना, फिर दौड़ना सीखे और उसके बाद कंपटीशन करे। सो वही हमारा हाल था। नेक्स्ट है, बिसाइड because of imports of luxury goods from foreign countries there was a risk of draining foreign exchange reserve. So वही हम ये तो हमने बात कर ली कि foreign exchange reserve हमारा जाएगा, अगर luxurious product आ रहा है तो उसका तो और होगा। नेक्स्ट, अब ये पूरा चैप्टर हमारा कंक्लूड कर रहे हैं अब हम लोग, तो क्या क्या कंक्लूजन इससे निकला हमारा। सो तीन सेक्टर हमने इसमें देखे हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या हुआ, इंडिया बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये हुआ। लैंड रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। सो एग्रीकल्चर में कोड हम लोग देखें, एक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के मदद से सेल्फ सफिशिएंसी अचीव हो पाया और दूसरा जमींदारी सिस्टम हट पाया। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो अभी हमने देखा ही, फिर से एक बार रिकैप कर ले, तो द इंडस्ट्रीज बिकम फार मोर डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू सिचुएशन एट द इंडिपेंडेंस। सो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हुआ एज कंपेयर टू प्री इंडिपेंडेंस एरा। नेक्स्ट है, मैनी इकोनॉमिस्ट वर डिससेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से नाखुश भी थे, और इसका क्या रीजन है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा 1950 टू 1990 हमारे कंट्री का क्या सिचुएशन हुआ। सो 1950 टू 1990 के बाद क्या आखिर सिचुएशन आया और क्या क्या पॉलिसीज बनी वो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, ट्रेड सेक्टर में क्या बोला गया, आवर पॉलिसीज वर इनवर्ड ओरिएंटेड। सो हमारा इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी था, इनवर्ड ओरिएंटेड था, बाहर के लोगों को यहाँ पे हम लोग इनवाइट नहीं कर रहे थे कि आप अपना प्लांट वगैरह यहाँ पे लगाएं। नेक्स्ट है, द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन in order to gain self reliance. However, this did not give them incentive to improve the quality of goods that they produced. ठीक है, सो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका पूरा ओवर हो गया। सेकेंड चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड, इंडियन इकोनॉमी का सेकेंड चैप्टर हो गया। सो इकोनॉमिक्स में भी हमने अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी चैप्टर्स कर रखे हैं, सो आप उसके भी प्लेलिस्ट पे जाके आप ये देख सकते हो। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स सभी का प्रॉपर जो नोट्स है वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, और वीडियोस तो अपलोडेड हो ही रहे हैं टाइम टू टाइम। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई आपको स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सो आप उसका रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में आप डाल दो, है ना, या आइदर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, जिसका यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है मैंने नेम, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मेरे चैनल को वहाँ पे भी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लो, ताकि वहाँ पे भी काफ़ी जानकारी आपको मिलते रहे। और वो मेरा काइंड ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों आईडी है वो। सो
हम लोग अच्छा एक कनेक्शन बना सकते हैं वहाँ पे। सो हम लोग अच्छा एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं एजुकेशन और लर्निंग का। सो टीचिंग लर्निंग का एक अच्छा हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा अगर आप सपोर्ट करो तो। ठीक है, सो बी इन कनेक्शन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।